देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हर चुनाव में नए प्रयोग की जरूरत होती है और अगर ये प्रयोग वोट बैंक के नए समीकरण से जुड़ा हो तो इसका सुर्खियों में आना तय होता है। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही किया है। पार्टी ने मुस्लिम कार्ड चल दिया। मुरादाबाद से लेकर आजम खां के गढ़ रामपुर तक में पार्टी ने बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताने की रणनीति तैयार की है। इसका सीधा मकसद समाजवादी पार्टी के चक्रव्यूह को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने का है। भाजपा की इस चाल से समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक सावधान है। लोकसभा चुनाव से पहले यह मुकाबला हर दल के सबसे दमदार हथियार की परीक्षा का है। आज बात तो चुभेगी में मैं आपको बताऊंगी कि नगर निगम के चुनाव में चली जाने वाली नई चालों में कितना दम है। तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जिस तेजी के साथ सियासी मौसम बदलता है उसी तेजी के साथ राजनीति का रंग भी बदलता है। चुनावी रणनीति के बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है और इसीलिए निकाय चुनाव में चौंकाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। भाजपा इस बार भी अपनी बढ़त को लेकर हर हाल में कायम रखना चाहती है और इसके लिए हर सीट के लिए जमीनी जरूरत के लिहाज से रणनीति तैयार की जा रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से भी परहेज नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि हर हाल में जीत मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश निकाय चुनाव से अपने पुराने हार के सिलसिले को तोड़ने की है और इसीलिए अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी हर मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। अखिलेश के खिलाफ भाजपा का चक्रव्यूह प्लान। निकाय चुनाव में भाजपा का मुस्लिम फॉर्मूला। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आम कार्यकर्ताओं को आगे लाए हैं। आजम के गढ़ में सबसे बड़ी दीवार। सपा के गढ़ में सेंधमारी की सीक्रेट चाल। रिकॉर्ड जीत होगी, शानदार ऐतिहासिक जीत होगी और आपकी दुआएं हमारे पास। 2024 के मुकाबले की फुल प्रैक्टिस। क्या मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा? पूरा मिलेगा 100%। 100% बिल्कुल टफ नहीं होने वाली। कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने है ही नहीं। अखिलेश की चाल बनी भाजपा की ढाल। लाल गोटी से खेला करेगी भाजपा। बात तो चुभेगी। राजनीतिक बढ़त को हासिल करने का फॉर्मूला कभी भी पहले से तय नहीं होता। वक्त और जरूरत के लिहाज से इस पर फैसले लिए जाते हैं और यही वजह है कि सबका साथ सबका विकास के अपने दावे को पुख्ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के भीतर न सिर्फ पैठ बढ़ाने के लिए कई मुहिम को आगे बढ़ाया बल्कि अब चुनावी मौसम में सबसे बड़े दांव चलने में भी पीछे नहीं। और ये सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक के लिए खुली चुनौती। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये भाजपा का सबसे बड़ा दांव। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐसा दांव चला है जो समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है। भाजपा ने पहले ही कहा था कि जीतने की ज्यादा संभावना वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया जाएगा और इस लिहाज से मुस्लिम प्रत्याशियों को चुना गया है। यानी ये सिर्फ संदेश जीतने के लिए नहीं है बल्कि जीत का डंका फहराने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए सब जाति धर्म एक बराबर है। भाजपा ने मुरादाबाद मंडल में
3 नगर पालिका अध्यक्ष, 13 नगर पंचायत अध्यक्ष और 8 नगर निगम पार्षद पद के टिकट मुसलमानों को दिए हैं। इससे साफ है कि सपा के गढ़ मुरादाबाद में भाजपा ने कैसी चाल चली है। एसटी हसन यहीं से सपा के सांसद हैं और इसी जगह पर भाजपा ने सपा को मुस्लिम उम्मीदवारों वाली चुनौती दे डाली है। तो पहले भी भाजपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, पर अभी भी उतारे हैं, पहले भी उतारे थे। अब हम पूरी कोशिश करेंगे भाजपा को विजय करने की। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा? पूरा मिलेगा, 100%, 1000%। मुरादाबाद नगर निगम में 8 मुस्लिमों को पार्षद पद के मुकाबले का टिकट देकर भाजपा ने बड़ा ट्रेलर दिखाया है। इन उम्मीदवारों में मुस्लिम महिलाएं भी हैं। मुरादाबाद के वार्ड 27 में शबीना परवीन, वार्ड 41 में फरहान सादी, वार्ड 46 में मोहम्मद राशिद, वार्ड 49 में फहीम फातिमा, वार्ड 63 में तरन्नुम, वार्ड 65 में सुजात अली, वार्ड 68 में मोहम्मद दानिश अंसारी और वार्ड 69 में रिजवाना मीर को टिकट दिया गया है। भाजपा के इस दांव ने सपा के सांसद एसटी हसन को भी हैरान कर दिया है, लेकिन दावा है कि जीत तो सपा उम्मीदवार की ही होगी। देखिए, यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, बल्कि जनता का चुनाव है। जी, जनता जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से महंगाई, रोजगार, किसान, सारे लोगों में, और जो दहशत इस वक्त है पूरे हमारे प्रदेश के अंदर, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। हमारा बेईमानी के खिलाफ मुकाबला है। यदि बेईमानी नहीं होती, हमें कोई रोक नहीं सकता। मतलब आपको अभी भी ईवीएम पर शक है? आप एक बात बताइए, आप जहाँ आप देखेंगे बेईमानी 700 वोट, 300 वोट, 200 वोट से जबरदस्ती हराया गया है। जी, आजकल अंक तो इतिहास है ना। ये तो बात हुई मुरादाबाद की, जहां की सियासत में सपा के दिग्गज नेता आजम खान की भी खासी दिलचस्पी रहती है। लेकिन रामपुर में भी भाजपा कम चौंकाने वाले फैसले नहीं ले रही। पार्टी ने रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम महिला को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। यहां से डॉक्टर मुसरेत मुजीब को टिकट दिया गया है। वहीं रामपुर की टांडा नगर पालिका अध्यक्ष पद का टिकट मुस्लिम मेहनाज जहां को दिया गया है। बात सिर्फ मुरादाबाद और रामपुर तक ही सीमित नहीं है। बिजनौर में भी भाजपा ने हैरान किया है। बिजनौर की अफजलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट भाजपा ने मुस्लिम महिला खतीजा को दिया है। भाजपा ने मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, रामपुर और अमरोहा के 13 नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट मुस्लिमों को दिया है। ये भाजपा का बड़ा मुस्लिम कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, कभी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबको साथ लेकर चलते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। हमारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी आपने देखा होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा कि इस वर्ग को मिलेगी, इस वर्ग को नहीं मिलेगी। तो जो पात्र व्यक्ति है, सबके हित में हमने काम किया है। साफ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले विरोधियों के दिल में ये बात बिठा देना चाहती है कि न तो वो मुसलमानों के लिए अछूती है और न ही मुसलमान उसके लिए अछूते हैं। और अब पार्टी का विस्तार मुस्लिम वोटरों के बीच भी होगा। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के पहले दौर का नामांकन आज खत्म हो गया है। इसी दौरान पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक खासी हलचल भी नजर आई। अवध में भी हवा गर्म रही, बुंदेलखंड में भी आर पार का माहौल बनता दिखा। कई जगहों पर उम्मीदवारों ने जोश में नामांकन केंद्र के बाहर अपने उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जुटा ली और इसको लेकर उन्हें कानूनी सख्ती का भी सामना करना पड़ सकता है। कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर तमाम दल आंख मिचौली खेल रहे थे, तो अब आर पार के मुकाबले की घड़ी हो चुकी। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ पड़ा। पहले चरण में 10 नगर निगम, 100 नगर पालिका, 289 नगर पंचायत पर 4 मई को मतदान होना है। पहले चरण में नगर निगम की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, पिछली बार ये सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने 10 में से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया है। वाराणसी में मेयर पद के लिए भाजपा ने अशोक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है,
जिनके नामांकन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और मंत्री मौजूद रहे। विकास 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 और केवल विकास। विपक्ष लेकिन कर रहा है कि बीजेपी का विकास छलावा है और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। अभी तो आप स्वयं देख सकते हैं, कोई अंधा भी आके बनारस में देखेगा 2014 के पहले क्या था बनारस, आज बनारस क्या है। तो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। हमेशा हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। किसको कहने दीजिए, पिछले 40 सालों से विपक्ष लगातार पराजित होता रहा काशी में, और इस बार रिकॉर्ड मतों से फिर से जीत होने जा रही है। काशी में नगर निगम पर हमेशा परचम फहराता था भाजपा का, वो इस बार भी फहरा जाए। काशी की चुनावी पिच पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है। मेयर पद के लिए सपा ने जिस ओपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने भी नामांकन भरा और भाजपा को हराने का दावा ठोक दिया। पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। जो गैस के सिलेंडर 350-400 रुपये के मिलते थे, आज 1200 रुपये के मिल रहे हैं। जो आटा 12 रुपये किलो मिलता था, आज 36 रुपये किलो मिल रहा है। जो सरसों का तेल 50 से 60 रुपये मिलता था, आज 150 से 200 रुपये किलो मिल रहा है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, नामांकन के आखिरी दिन हर जगह जोश और उत्साह दिखा। मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कई मंत्री मौजूद रहे। मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से हम रह गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जिस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से चेयरमैन। यूपी में भाजपा पिछले कई चुनाव जीत चुकी है, ऐसे में उसका जोश 7वें आसमान पर है। विधायक से लेकर सांसद तक जीत का दावा ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक तरफ भगवा ब्रिगेड है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की लाल सेना। मुरादाबाद नगर निगम से सपा के मेयर प्रत्याशी रईसुद्दीन ने नामांकन भरा और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त दिखे। हमारा बेईमानी के खिलाफ मुकाबला है। यदि बेईमानी नहीं होती, हमें कोई रोक नहीं सकता। मतलब आपको अभी भी ईवीएम पर शक है? आप एक बात बताइए, आप जहाँ आप देखेंगे बेईमानी 700 वोट, 300 वोट, 200 वोट से जबरदस्ती हराया गया है जी। आजकल अंक तो इतिहास है ना। सपा के लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि बसपा भी जगह जगह सपा का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतर आई है। मुरादाबाद से बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, जिनके नामांकन में सांसद के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकाय चुनाव की लड़ाई को लोकसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। इसके नतीजे जिसके भी पक्ष में जाएंगे, उसके हौसले मजबूत हो जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव की रणनीति सहारनपुर से लेकर वाराणसी तक और लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक भाजपा को सीधी टक्कर देने की है, तो वहीं भाजपा अपने विजय रथ की राह में कोई दीवार आने देने तक तैयार नहीं है। पहले चरण में आगरा से लेकर झांसी और मथुरा से लेकर गोरखपुर तक नगर निगम की तूफानी जंग होने वाली है और हर प्रत्याशी का दावा है कि विरोधियों को धूल चटाकर ही दम लेगी। यूपी में 760 सीटों पर निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 17 नगर निगमों को लेकर चर्चा है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां सपा का प्रदर्शन कभी भी खास नहीं रहा और अब अखिलेश की जिम्मेदारी है कि वो सपा को नई ऊंचाई तक लेकर जाए। अखिलेश यादव जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला ये निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है। यही वजह रही कि उन्होंने एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया और प्रत्याशियों का ऐलान किया। पहले चरण में नगर निगम की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, वहां सिर्फ सपा के ही प्रत्याशी हैं, यानी पहले चरण में सपा गठबंधन से किसी को नगर निगम की कोई सीट नहीं दी गई। पहले चरण में सपा ने नगर निगम की सीटों के लिए खास जातीय गोलबंदी भी तैयार की है। सपा ने पहले चरण की 10 सीटों पर 30% मुस्लिम, 30% ओबीसी, 20% दलित और 20% ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। यानी अखिलेश की कोशिश यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ने की है। यही वजह रही कि जिस मेरठ सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है, वहां भी अखिलेश ने गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारकर नया संदेश दिया है।
समाजवादी पार्टी इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में अपना दावा ठोक रही है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अलग रणनीति भी तैयार की है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस स्थानीय निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए, जिससे कि एक संदेश जो वोटर हैं उनके बीच जा सके। और इस बार इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोट बैंक को लेकर अपनी जो दावेदारी है उसे मजबूत की है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट दिया है उसमें सभी कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है। पहले चरण में सपा ने सिर्फ 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें फिरोजाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद का नाम है। लेकिन सपा के लिए परेशानी इस बात की है कि मायावती ने मुस्लिम मोर्चे पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। बसपा ने पहले चरण के लिए सभी 10 सीटों पर मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। बड़ी बात यह रही कि बसपा ने 10 में से 6 जगह मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। फिरोजाबाद में रुखसाना बेगम, सहारनपुर में खादिजा मसूद को प्रत्याशी बनाया, लखनऊ में शाहीन बानो, प्रयागराज में सईद अहमद को प्रत्याशी बनाया, मथुरा में राजा मोहतासिम अहमद और मुरादाबाद में मोहम्मद यामीन को प्रत्याशी बनाया है। जो हमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का निर्देश हुआ है, सबसे पहले तो हमें दलित, कुचले और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने का दायित्व हमें सौंपा गया है। उसके बाद जब ऊपर वाले की रहमत से हम जीत के आएंगे, उसके बाद हम विकास की नदियाँ बहाने का काम करेंगे। बसपा के प्रत्याशियों को समझें तो 10 में से 9 सीट पर दलित और मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। यानी मायावती जिस समीकरण के साथ 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, एक बार फिर वो उसी राह पर लौट आई हैं। अब सवाल ये है कि इस समीकरण से मायावती की जीत होगी या फिर समाजवादी पार्टी की हार। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले पर सियासत अब तक थमी नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठनी हुई है, तो कई मुस्लिम संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। सियासी संग्राम के बीच भाजपा लगातार दोहरा रही है कि आरोप लगाने वालों को जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इस वारदात की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर चुकी है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तीर छोड़े जा रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार को घेर रहा है और सरकार कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हालांकि 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप देखें कि किस तरीके से सियासी बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर हो रही है। शनिवार को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई और सोमवार को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग वाली अर्जी दाखिल की है। हमारे द्वारा एक PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तरफ से भी लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि अतीक की हत्या राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर के 2 याचिकाएं दायर हो गई है। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ असंख्य एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में जो अब तक एनकाउंटर हुए, जिनमें 183 लोगों की मौत हुई है, इन तमाम सारे एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसकी जांच अगर बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और मांग की है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच सीबीआई के द्वारा कराया जाए। एक तरफ अदालती लड़ाई शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ सियासी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले अखिलेश और मायावती ने ट्वीट के जरिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो अब पार्टी के दूसरे नेता भी मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है।
आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आकर के हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे पहला डर अब यही होने लगा कि पहचान करके बात की जाए, देख करके बात की जाए। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने अतीक हत्याकांड के साथ साथ असद के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए और बुधवार को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में बड़े प्रदर्शन की बात कही। 144 लगी है और बात है, कर्फ्यू लगा होता तब भी हम अपनी बात कहने के लिए, धरना देने के लिए पाबंद थे और धरना देते। कर्फ्यू लगा दें तब भी इंशाल्लाह धरना परसों इंशाल्लाह 12 बजे दिया जाएगा। सवाल सिर्फ यूपी से नहीं उठ रहे, हैदराबाद से लेकर बिहार तक अतीक की हत्या का मामला चर्चा में है। ओवैसी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस घटनाक्रम को स्क्रिप्टेड बताया है। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी और अतीक गैंग का फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम कहां पर है, ये सवाल बड़ा हो चला है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है सर्विलांस टीम और आखिरी लोकेशन कर्नाटक की मिली थी। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए तेजी से कार्रवाई चल रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कहां और कब वो पुलिस के हाथ लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के जो फुटेज सामने आए थे उसमें गुड्डू मुस्लिम गोलियां चलाता हुआ नजर आया था। देखिए रहे। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है अशरफ के आखिरी शब्दों ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था। आखिर अशरफ के दिमाग में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कौन सी बात चल रही थी जो वो मीडिया के कैमरों पर बयां करना चाहता था। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है अतीक और अशरफ की हत्या को कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अशरफ के आखिरी शब्दों को लेकर बना हुआ है। माना जा रहा है कि अशरफ कोई बड़ी बात कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दोनों माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है अब इस सवाल का जवाब खुद गुड्डू मुस्लिम ही दे सकता है कि आखिर अशरफ उसका नाम क्यों ले रहा था। पर सवाल है, क्या गुड्डू मुस्लिम जिंदा पकड़ा जाएगा या असद और गुलाम की तरह उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाते हुए देखा गया था। उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम का कुछ पता नहीं चल पाया। एसटीएफ की टीम यूपी से लेकर अलग अलग राज्यों तक में गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। कभी पता चलता है कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में छिपा है, तो कभी ये बात सामने आती है कि गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के किसी जिले में है। प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम के घर पर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से यहां पर ताला लगा हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यहां एक नया नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में लिखा हुआ है, 3 अप्रैल को ये नोटिस लगाई गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन के अंदर इस अवैध निर्माण को, यानी जो ये आप 3 मंजिला घर देख रहे हैं, अगर इसको खुद नहीं गिराया गया तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसे खुद गिरा देगा, इसको ध्वस्त कर देगा। लेकिन जिस चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है, ये बेहद सकरी गली में है, बेहद पतला रास्ता है, 2 बाइक भी मुश्किल से यहां पर आ सकती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रयागराज विकास प्राधिकरण यहां, ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो अतीक के बहनोई अखलाक के मेरठ वाले घर भी पहुंचा था। तब सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी। अतीक का बहनोई अखलाक गुड्डू से गले मिलते हुए दिखाई दिया था।
इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही अखलाक को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। गुड्डू मुस्लिम कुछ दिन पहले झांसी भी गया था, जहां वो सतीश पांडे नाम के ठेकेदार के घर रुका था। सतीश पांडे को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया, पर बाद में छोड़ दिया। पुलिस को गलत लिंक मिली थी, वो जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उन्हें जो लिंक मिली उन्होंने अपनी इंक्वायरी की, हमने उनका पूरा सपोर्ट किया जो भी था। अगर हम गलत होते तो 1 महीने से मेरे घर पे ताला बंद होता, हम कोई यहाँ आप लोग को नहीं मिलते, यहाँ पे हम लोग आप लोग को नहीं मिलते घर में। दूसरी चीज ये है कि जो भी आया है मेरे दरवाजे पे, हम खुल के बात किए, एक ही बात बताएं सबको, चाहे वो पुलिस थी या कोई चीज। जगह जगह छापेमारी किए जाने के बावजूद अभी तक गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं मिल सका है। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू और असद एक साथ फरार हुए थे। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसे झांसी में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है ये किसी को नहीं पता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की खौफनाक हत्या का पूरा सच क्या है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित की है। 3 सदस्यों वाली टीम की अगुवाई अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सतीश चंद्र करेंगे और इसी के साथ ही डीजीपी के आदेश पर एक पर्यवेक्षक की टीम भी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई एडीजी प्रयागराज जोन करेंगे। तो देखिए, 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। अतीक अहमद और अशरफ को तीनों शूटरों ने कैमरे पर कैसे ढेर कर दिया, इस सवाल की गुत्थी अब प्रयागराज कमिश्नरेट की 3 सदस्यीय एसआईटी टीम सुलझाएगी। ये टीम पता करेगी कि सख्त सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, तीनों शूटरों का हैंडलर कौन है, अतीक और अशरफ को मार डालने के पीछे का मकसद क्या था, इस साजिश के पीछे और कौन कौन था। इस बीच अतीक और अशरफ को साथ लेकर चलाए गए तलाशी अभियान में जो हथियार और कारतूस मिले थे, उसे लेकर अलग से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुरक्षा में बड़ी चूक को यूपी पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसे अब अदालत में इस बात का ठोस जवाब देना होगा कि पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने के बावजूद अतीक और अशरफ को इस तरह कत्ल कैसे कर दिया गया। इस बीच मंगलवार को जब सीएम योगी से डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की 45 मिनट तक मुलाकात हुई, तो सबकी नजर इस बैठक में मिले सख्त निर्देश के कयासों पर टिक गई। मुलाकात के बाद प्रयागराज मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात सामने आई। डीजीपी के आदेश पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने एसआईटी का गठन किया। अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सतीश चंद्र को एसआईटी में मुख्य विवेचक बनाया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और अपराध शाखा की विवेचना सेल के ओम प्रकाश को सह विवेचक बनाया गया है। इसके साथ ही एक पर्यवेक्षक टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व एडीजी प्रयागराज जोन करेंगे। इस बीच अतीक परिवार के वकील विजय मिश्रा ने उन अफवाहों को नकार दिया है जिसमें अशरफ की तरफ से लिखी गई एक सील बंद चिट्ठी के वायरल होने की बात कही गई। अतीक परिवार के वकील विजय मिश्रा की माने तो अतीक और अशरफ की हत्या का मकसद सियासी है। जी हाँ, जब उनको 28 मार्च को प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन इलाहाबाद ले जाया गया था और वहाँ पे किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बच्चे हो, लेकिन 15 दिन निकाल तो वहाँ काम तमाम कर दिया जाएगा। ये बात अशरफ जी ने खुद ही मीडिया से बताई, तो उसके माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो उसी के कुछ दिन बाद मैं जिला जेल बरेली गया था और माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे ये बातें पूछी कि आपने ये मीडिया में बातें कही थी, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा हाँ, एक किसी पुलिस अधिकारी ने जो है मुझे धमकी दी है कि इस बार तो बस हो, लेकिन 15 दिन में निकाल तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं बताएंगे, आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन बंद लिफाफे में ये सारी बातें जो है चिट्ठी के माध्यम से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय और सीएम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चिट्ठी के माध्यम से बंद लिफाफे में पहुंच जाएगी। इस बीच अतीक अहमद हत्याकांड में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दाखिल की गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लेटर पिटीशन दाखिल कर अतीक और अशरफ की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
एक तरफ अब अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की प्रक्रिया तेज होने वाली है, तो दूसरी ओर अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के अगले कदम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच एबीपी गंगा ने जब शाइस्ता के मायके का जायजा लिया तो यहाँ सन्नाटा पसरा दिखा। शाइस्ता परवीन, जिस पर उमेश पाल मर्डर केस में नामजद एफआईआर दर्ज है, 50,000 रुपए की इनामी है और 50 दिनों से ज़्यादा वक्त से प्रयागराज पुलिस उसे तलाश रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ है? वो अपने बेटे की मौत के बाद भी सामने क्यों नहीं आई? वो अपने शौहर के मारे जाने के बाद भी सामने क्यों नहीं आए? बहरहाल हम पड़ताल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ है। दरअसल उमेश पाल शूट आउट केस से ठीक पहले शाइस्ता परवीन प्रयागराज के चकिया इलाके के इसी मकान में रहती थी। बांदा के रहने वाले जफर का ये मकान था। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद 1 मार्च को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मकान को अवैध निर्माण बताकर इस पर बुलडोजर चला दिया था। एबीपी गंगा से बातचीत में शाइस्ता के वकील विजय मिश्रा ने कहा कि वे शाइस्ता से जल्द सरेंडर करने को कहेंगे। शाइस्ता परवीन जी से जो है संपर्क करने की कोशिश की गई थी जब असद उनके पुत्र की जो है सुपुर्द के खाक करना था, लेकिन उनसे किसी प्रकार किसी को कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और रही न्यायालय में किसी प्रकार सरेंडर एप्लीकेशन उनकी नहीं पड़ी हुई है और अभी तक उनसे किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पाया है। अगर कहीं संपर्क हो पाता है तो आप लोग क्या राय देंगे कि अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जो परिवार के दोनों पुरुष सदस्य थे उनकी हत्या हो चुकी है, बच्चों की देखभाल करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर संपर्क होता है तो उनको यही राय दी जाएगी कि आप जो है न्यायालय में या पुलिस सरेंडर करते हैं। अब देखना ये होगा कि उमेश पाल हत्याकांड की फरार इनामी आरोपी शाइस्ता कब तक सरेंडर करती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो। क्या अतीक और अशरफ के खौफनाक खात्मे के बाद मुख्तार अंसारी डर गया है? क्या माफिया अतीक के जहन में खौफ भर गया है? दरअसल ऐसी खबरें लगातार चर्चा में हैं कि मुख्तार अब जेल के बाहर नहीं जाना चाहता। वहीं बांदा जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुख्तार इसी जेल में बंद है। अंदर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है तो बाहर पीएससी की। सिर्फ बांदा ही नहीं बल्कि मुख्तार के असर वाले इलाके मऊ में भी पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। प्रयागराज की सड़क पर खुलेआम अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई तो इसका खौफ बांदा की जेल तक दिखाई दिया। दरअसल बांदा मंडल कारागार में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी को रातों में नींद नहीं आती और सारी रात वो करवटें बदलता रहता है। प्रयागराज में सरेआम हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद अब बांदा का जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय बांदा जेल में 1 प्लाटून पीएसी समेत करीब 150 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा करीब 50 सीसीटीवी कैमरों से भी जेल के चप्पे की निगरानी की जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस हत्याकांड के बाद पूरी बांदा की इस हाई सिक्योरिटी जेल को हाई अलर्ट कर दिया गया है और चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। पहले जहां जेल के मुख्य द्वार पर चंद सुरक्षा गार्ड ही उपस्थित रहते थे, अब अच्छी खासी संख्या दिखाई देती है। इसके अलावा यहां पर 1 ट्रक, 1 प्लाटून पीएसी और लगभग आधा सैकड़ा सीसीटीवी कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। बांदा जेल में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी प्रशासन के पास है। जेल पहुंचने वाले को 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना पड़ रहा है ताकि मुख्तार के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। एबीपी गंगा के लिए बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचकर एक चिट्ठी सौंपी। इसमें नसीम सोलंकी ने कहा कि अतीक की हत्या के बाद से उनका परिवार डर के साए में है। नसीम ने अपने घर की रेकी किए जाने तक की आशंका जता दी और इरफान की पत्नी की ये मांग है कि उनके घर की सुरक्षा कड़ी की जाए। और वहीं इरफान सोलंकी ने कहा है कि रात जितनी भी काली हो लेकिन सवेरा जरूर होता है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक बार फिर पेशी के लिए कानपुर लाया गया। इस बार आगजनी मामले में इरफान सोलंकी की पेशी हुई। इस दौरान इरफान सोलंकी की सुरक्षा
बढ़ी हुई नजर आई, क्योंकि 2 दिन पहले ही अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इधर इरफान सोलंकी फिर से महाराजगंज से कानपुर लाए गए तो परिवार की टेंशन भी बढ़ गई। अतीक और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हुई हत्या ने इरफान सोलंकी के परिजनों को परेशान कर दिया है। यही वजह रही कि जब तक इरफान सोलंकी रास्ते में थे, परिवार की एक गाड़ी उनके साथ साथ चल रही थी। कानपुर कोर्ट में पेशी के बाद जब इरफान सोलंकी वापस महाराजगंज के लिए निकले तो फिर से खुद को निर्दोष बताया। रात जितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। सवाल सिर्फ इरफान सोलंकी की सुरक्षा का ही नहीं है, एक सवाल इरफान के परिवार की सुरक्षा का भी है, क्योंकि इरफान की पत्नी का दावा है कि लगातार उनके घर की रेकी की जा रही है। इरफान की पत्नी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया है और सुरक्षा की मांग की है। अतीक हत्याकांड के बाद से परिवार का डर ज्यादा बढ़ गया है। असल में हमारे घर पे विदाई जी है नहीं, तो सारा कानपुर जानता है, पूरा प्रदेश। और थोड़ा जब 2 दिन पहले जो हादसा हुआ उसकी वजह से, और उसके पहले भी हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, और जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काफ़ी हमें मतलब इनसिक्योर हो रहा है। अभी हम लोग सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें महाराजगंज आना जाना भी होता है, तो हम अकेली लेडी हैं, सफ़र कर रहे बच्चों के साथ, तो इसीलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए थे सुरक्षा के हेतु बात करने। इरफान सोलंकी की वाइफ पुलिस आयुक्त महोदय से आकर मिली हैं और उन्होंने अपने घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की रिक्वेस्ट किए हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं और वहाँ पे फीड कंटिन्यूअस उन कैमरों में रहती है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के फीचर रिक्वायर्ड हैं वो हम इन्हेंस कर देंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा का भाव दोनों दें। सुरक्षा का डर एक तरफ और इरफान सोलंकी पर दर्ज मुकदमे दूसरी तरफ, क्योंकि जिस मामले में इरफान सोलंकी को इस बार पेश किया गया उसमें तेजी से अदालती कार्रवाई हो रही है। आगजनी मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसमें इरफान के अलावा रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटे वाले का नाम शामिल है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों ने वायरस के नए वेरिएंट को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी है। देश में एक दिन के अंदर कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं सक्रिय मामले 60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 24 घंटे में मिलने वाले नए केसेस का मामला अब 10,000 से नीचे चला गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके खतरे की गंभीरता को देखा जा रहा है और तमाम जगहों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। चिंता की बात तो यह है कि बीते 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 27 मरीजों की मौत हुई है। उससे भी बड़ी बात यह कि बीते कई दिनों से कोरोना के मामले हर रोज हजारों की संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना कभी भी काल बन सकता है, कभी भी देश में तबाही की वजह बन सकता है और कभी भी शहरों को निगलना शुरू कर सकता है। यही वजह है कि लोगों में फिर से डर पैदा होने लगा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 6,313 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 60,313 पहुंच गई है। इससे पहले रविवार को देश भर में कोरोना के 10,093 नए मामले सामने आए थे। रविवार को 23 संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5,31,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में जिन 27 लोगों की जान गई उसमें यूपी के भी 4 मरीज थे। बड़ी बात तो यह है कि मई आते आते कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। आईआईटी प्रोफेसर ने डराने वाला दावा किया है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर दावा किया है। आईआईटी प्रोफेसर के मुताबिक मई में रोजाना 50,000 नए केस सामने आ सकते हैं। मई में फिर एक बार कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि मई के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी भी आ सकती है, लेकिन डर इस बात का है कि इतने दिनों में कोरोना कितना कहर बरपा चुका होगा।
जब भी कोरोना की लहर आई है, समय समय पर चेतावनी भी जारी की गई है और एक बार फिर हालात उसी दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी कोरोना इसी तरह रफ्तार पकड़ता था। माना जा रहा है कि लोगों में वायरस से लड़ने की क्षमता कम हुई है, इसी वजह से कोरोना फिर घातक हो रहा है। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह सतर्क है। सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, जिससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम करने में आसानी होती है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।